हेलो स्टूडेंट्स। हमने इंडियन पॉलिटी के जो पिछले क्लासेस थी उसमें हमने आर्टिकल अप टू 22 कवर कर लिया था, आर्टिकल नंबर 22 तक, है ना। और आज की क्लास में हम आर्टिकल नंबर 22 के बाद से 23rd और 24th इस वाले पार्ट में कवर करेंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के इस टॉपिक के अंतर्गत जो है हम ये दोनों आर्टिकल्स को कवर करेंगे। उसके बाद हम रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। चलिए देखिए, जो आज का पहला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है? प्रोहिबिशन करता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, ठीक है। कि मतलब कोई भी इंसान को, आप ह्यूमन बीइंग को आप उसकी ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है उसका व्यापार, है ना। कि आप जैसे होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, भाई इंसानों को बेचा जाता है एज अ स्लेव, एज अ, जैसे फीमेल का जनरली क्या होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, उनको बेचा जाता है, ठीक है। तो उस तरीके का काम से आपको जो है बचाव का जो है राइट है आपका। आर्टिकल नंबर 23 इसके बारे में कहता है कि आपको कोई बंधुआ मजदूरी की तरह आप से कोई काम नहीं करवा सकता, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से आपको बचाता है आर्टिकल नंबर 23, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि प्रोहिबिट करता है ह्यूमन बींग्स को बैगर्स फोर्स लेबर, कि भाई किसी से आप ज़बरदस्ती भीख नहीं मंगवा सकते, ठीक है, या इसी टाइप के कोई काम नहीं करवा सकते। तो किसी व्यक्ति से आप फोर्सफुली ये काम नहीं करवा सकते कि आप काम करें और हम उसको पैसा नहीं देंगे, या आप 8 घंटे की जगह आप उससे 15 घंटे काम करवाएं, है ना। तो इन सब चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करता है कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 23, ठीक है। अगर जो कोई व्यक्ति आपका शोषण करता है ना, ठीक है, तो शोषण करता है तो पाया जाएगा तो वो क्या है, एक ऑफेंस है, एक पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। उसके लिए उसको सज़ा भी हो सकती है, ठीक है, जो भी कानून के तहत सज़ा दी गई है, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों पर एप्लीकेबल है, मतलब एनआरआईज जो भारतीय नागरिक हैं उन पर भी एप्लीकेबल है और नॉन सिटीजन्स पर भी, ठीक है, जो बाहर से आए हुए लोग हैं उन पर भी ये चीज़ एप्लीकेबल है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल्स को अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। मतलब ये एक ग्रुप ऑफ कंपनीज को भी बात कर सकता है और अगेंस्ट एक प्राइवेट पर्सन के बारे में भी बात करता है ये, ठीक है। देखिए अभी तक क्या है, कुछ आर्टिकल्स हमने देखे जिसमें एक ग्रुप की बात कर रहा था, है ना, एक सोसाइटी या कम्युनिटी के बारे में बात की जा रही थी। इसमें इस वाले आर्टिकल में क्या है कि एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी भी हो सकती है और एक इंडिविजुअल पर्सन का राइट भी हो सकता है इसमें, ठीक है। देखिए जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो क्या क्या होता है, जैसे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मैंस वुमेन्स चिल्ड्रेंस। अब देखिए बच्चों को कहाँ बेचा खरीदा जाता है, उनको क्या है एज अ सर्वेंट, एज अ लेबर उनको यूज़ किया जाता है घरों में, फैक्ट्रीज में, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आती है आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर, ठीक है। जैसे इमोरल ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड लाइक प्रोस्टिट्यूशन, है ना। जो गलत काम होते हैं आपके प्रोस्टिट्यूशन वाले, उनमें वुमेन्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और देवदासीज बनाया जाता है, गुलाम बनाया जाता है, स्लेवरीज, है ना। तो इस तरीके के जो काम होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, तो उनसे बचाव के लिए जो आर्टिकल है आपका, कि आप इस तरीके के किसी भी कृत्य में करते हैं किसी व्यक्ति के साथ, तो ये आपका अधिकार है कि आप उससे निजात पाएँ और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके, ठीक है। तो इसके लिए एक एक्ट आया था, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 13, ये आया था 1956 में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ थोड़ा सा देख लीजिए कब आया था, तो आपको कई बार आ गया क्वेश्चन तो आप सही आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है? प्रोहिबिशन करता है, प्रोहिबिशन मतलब रोकथाम करता है किसकी? ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, ठीक है, उसके बारे में बात करता है, ठीक। चलिए फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 24, है ना। तो आर्टिकल नंबर 24 जो है वो बच्चों को प्रोहिबिट करता है, बच्चों को बचाता है एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्रीज, है ना। बहुत सारी देखिए क्या है जो फोर्स लेबर है, आप
बच्चों को क्या है, छोटे बच्चे हैं उनको आप फैक्ट्रीज में काम कराएंगे, उनको क्या है, आपको पैसा कम देना पड़ेगा, है ना भाई। कोई एडल्ट पर्सन है उसको आप सबको 100 रुपये देते हैं पर डे, बच्चों को आप 50 रुपये में भी रखते हैं लोग, है ना। तो उससे क्या है, लोगों की कैपिटल कम लगती है, तो उससे उनको बेनिफिट होता है। बट ये क्या है, गैर कानूनी है, ठीक है। ये बच्चों का अधिकार है कि वो किसी भी फैक्ट्री में काम ना करें, ठीक है। तो इसके लिए देखिए कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम इनको डिस्कस करते हैं क्या क्या रहता है इसके अंदर। तो इसमें कहा गया है कि जो बच्चे 14 साल के नीचे के हैं वो किसी भी माइंस या हैजार्डियस एक्टिविटीज़ में काम नहीं करेंगे, है ना। उनके लिए प्रोहिबिट है कि वहाँ पर वो काम नहीं कर सकते। हाँ, और 14 से 18 साल के कुछ बच्चे काम कर सकते हैं, बट वो नॉन हजार्डियस जो एक्टिविटीज़ है ना, जहाँ पर उनकी सेहत के लिए सेफ्टी रहे, उन जगहों पर वो लोग कुछ काम कर सकते हैं, हल्का फुल्का वाला, ठीक है। तो देखिए चाइल्ड लेबर एंड प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट भी आया था एक, ये एक्ट का नाम ध्यान रखिए, 2 बार एग्जाम में आया है कि किस ईयर में ये एक्ट लाया गया। तो ये आया था 1986 में, ठीक है। और फैक्ट्री एक्ट आया था 48 में, और माइंस एक्ट आया था। देखिए जो बच्चे हैं वो फैक्ट्रीज में, माइंस में काफ़ी काम करते हैं, पाए जाते थे, ठीक है। तो उससे क्या है, उनका जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाता था, ठीक है। पढ़ लिख नहीं पाते थे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों के कई सारी बीमारियों का शिकार होकर उनको वो जल्दी मर जाते थे, है ना। तो इन सब चीज़ों की रोकथाम के लिए ये सारे एक्ट लाए गए बीच बीच में, ठीक है। और इसमें जैसे ये एक्ट आया, फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन हुआ, जो आपका ये एक्ट था 86 का, चाइल्ड लेबर एंड प्रोहिबिशन वाला रेगुलेशन एक्ट, इसमें अमेंडमेंट हुआ 2016 में, ठीक है। और ये जो एक्ट था आपका चाइल्ड लेबर, इसको रीनेम किया गया और इसका नाम किया गया था चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ठीक है। तो देखिए इस वाले पर्टिकुलर आर्टिकल में जो बच्चों का है फैक्ट्रीज में काम करना, ये इस पर रोक लगाने की बात कही गई। एक हम एक कंक्लूसिव पॉइंट में हम बात करें तो वो है इसका मेन एम इस आर्टिकल का, ठीक है। तो ये 2 आर्टिकल थे अंडर जो आर्टिकल नंबर 23 एंड 24, ये 2 आर्टिकल्स थे आपके। देखिए आर्टिकल 23 क्या था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, है ना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आपका 23 के अंदर है, और 24 आर्टिकल जो है उसके अंदर आता है आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड्स, है ना, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड्स, इनको प्रोहिबिट करना, ठीक है। तो ये मेन इनके पॉइंट्स थे कुछ कुछ। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। चलिए फिर हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट है सेक्शन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, कि प्रत्येक व्यक्ति को जो भारत में रहता है उसको वो कोई सा भी धर्म, है ना, फॉलो कर सकता है, रख सकता है, किसी भी धर्म में जा सकता है ना। जैसे हिंदू है, ठीक है, तो वो मुस्लिम धर्म भी अपना सकता है, वाइस वर्सा, मुस्लिम व्यक्ति है तो वो हिंदू धर्म अपना सकता है, हिंदू है क्रिश्चियन बन सकता है। तो कोई सा भी धर्म अपना सकता है, फॉलो अप कर सकता है, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग वो अपना जीवन जी सकता है, ठीक है। तो इस सेक्शन के अंतर्गत हम आर्टिकल नंबर 25, 26, 27 एंड 28 के बारे में देखेंगे, ठीक है। ये 4 आर्टिकल्स जो हैं वो आपके राइट टू फ्रीडम के राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए जो आपका आर्टिकल नंबर 25 है, ठीक, आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइज, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट ऑफ रिलीजन, कि आपको अधिकार है कि आप कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं, उसको पालन कर सकते हैं, ठीक है, उसको फैला सकते हैं, मतलब एक शांतिपूर्ण तरीके से, है ना। तो ये सब करने का आपको अधिकार दिया गया है आर्टिकल नंबर 25 में, ठीक है। देखिए क्या पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइज मतलब आप फॉलो कर सकते हैं कोई सा भी, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो आर्टिकल नंबर 15 है, ये जो राइट है, ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए है ना। कि मान लीजिए कहीं से जैसे लंदन से कोई व्यक्ति आता है इंडिया, तो वो क्रिश्चियन है ना, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के होने की वजह से वो क्रिश्चियन
धर्म को इंडिया में फॉलो अप कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, उसको प्रमोट भी कर सकता है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि स्टेट इज परमिटेड, स्टेट परमिट करेगा एंड टू रेगुलेट एंड restrict any economical, financial, political and other secular activity associated with religious practice। ठीक है। तो इसमें जो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली जो भी चीज़ें होंगी, है ना, देखिए कोई भी चीज़ करने में पैसों का आदान प्रदान डेफिनेटली होता है ना, तो उन चीज़ों को रेगुलेट करना और मॉनिटर करना या रेस्ट्रिक्ट करना एक लिमिट तक, है ना, तो वो सब काम जो है स्टेट करेगा। स्टेट मतलब आपका केंद्र भी हो सकता है और कोई स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। ठीक है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 26 की। तो आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है कि ये फ्रीडम देता है मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है। जो धर्म है उसके चीज़ें जो चलता है, एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, उनको मैनेज करने का अधिकार देती है। ठीक है। देखिए इसमें देखिए पॉइंट्स में हमने लिखा हुआ है कि राइट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। ठीक है। राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। ठीक है। तो जो रिलीजन के मैटर हैं, जो भी उसके प्रोसेसेस हैं, ठीक है, उनके जो मैटर्स है उसको मैनेज करने का जो अधिकार है वो प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक जो ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनको है। ठीक है। और उनको राइट है कि वो एक्वायर कर सके या ओन कर सके मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज। मतलब अब कोई भी ट्रस्ट है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं पर कोई लैंड लेकर वहाँ पर कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा इस तरीके की कोई चीज़ें बना सकते हैं और फिर वहाँ से वो अपने रिलीजन का प्रचार या प्रसार कर सकते हैं। ठीक है। और जो ये बनाया गया मंदिर, मस्जिद या ट्रस्ट जो भी है, तो उसको वो खुद एडमिनिस्टर कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को, बट अकॉर्डिंग टू द लॉ, है ना, जो कानून बना है उसके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि भाई आपने ये ज़मीन खरीदी या आपको किसी ने दान दी इतना लैंड, तो आप यहाँ पर भी आप अपना जो रिलीजियस अफेयर है वहाँ पर भी आप काम करेंगे नहीं, आपके लिए फिर बाउंडेड है कि आप इस एरिया में ही आप काम कर सकते हैं। ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 27। ये बात करता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। ठीक है। देखिए जनरली क्या होता है ना, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि लोग काफ़ी एक बिग अमाउंट पैसा जो है वो मंदिरों में या चर्चेज में या किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी में डोनेट कर देते हैं। क्यों? ठीक है। क्योंकि देखिए जो डोनेशन होता है इस तरीके का, उस पर क्या है, टैक्सेशन में छूट दी गई है। ठीक है। तो ये इस वजह से कि फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन, टैक्सेशन से फ्रीडम है। रिलीजियस वर्क में जो रिलीजियस वर्क होगा उसमें टैक्स का लेना देना नहीं होगा। मतलब जैसे कोई मंदिर है ना, सपोज मंदिर है आपका, तो मंदिर में जो भी अमाउंट आएगा बाय डोनेशन, ठीक है, तो उस पर क्या है, गवर्नमेंट उस पर कोई टैक्स नहीं लगाती है। ठीक है। उसकी फ्रीडम दी गई है। ठीक है। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डोमिनेशन। ठीक है। उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और दिस प्रोविजन प्रोहिबिट दैट द स्टेट फेवरिंग एंड पार्टीशनिंग एंड सपोर्टिंग एनी रिलीजन। देखिए ये जो टैक्सेशन वाला सिस्टम है, चीज़ है, ये सभी धर्मों पे या सभी रिलीजन्स पर है। इसकी वजह से क्या होता है कि स्टेट मतलब कंट्री या कोई स्टेट, हम किसी की भी बात करें तो वो क्या है, फेवरिज्म नहीं कर सकता कि भाई मान लीजिए किसी स्टेट में मुस्लिम आबादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उस स्टेट में मुस्लिम्स के मस्जिद ही मस्जिद बना दी जाए, बाकी चीज़ों की कमी रहे, तो ऐसा नहीं है। ऐसा फेवरिज्म या पार्टीशन जो होता है ना, भेदभाव, ऐसा ना हो पाए। ठीक है। तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 27। देखिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले आर्टिकल के बारे में, जो कि है आर्टिकल नंबर 28। ठीक है। ये आर्टिकल क्या कहता है? ये कहता है कि आपको फ्रीडम है टू अटेंड एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ठीक है। देखिए अटेंड, आपको फ्रीडम है किस चीज़ की? किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करने की। ठीक है। अभी देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कही गई है कि कोई भी जो संस्थान है, ठीक है, जो जिसका फंडिंग कंप्लीटली स्टेट फंड से हो, सरकार के द्वारा उसको पूरी तरीके से फंड किया जा रहा हो,
उसमें किसी भी तरीके की रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस या रिलीजियस प्रमोशन उसके बारे में बात नहीं की जाएगी, जो कि सेक्शन 7,000 हो। ठीक है, मतलब कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो सरकार के द्वारा कंप्लीटली फंडेड हो, जिस पे सारा पैसा सरकार लगाती है, ठीक, उसमें किसी भी तरीके की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं प्रमोट की जाएगी। उससे क्या होगा, जो है हमारा इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, तो सेकुलरिज्म जो है वो यहाँ पर खतरे में आ जाएगा अगर जो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन की बात की जाती है, जो कि पर्टिकुलर स्टेट फंड से चलता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो आपके इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है, तो ये कुछ 4 टाइप के इंस्टीट्यूशंस का हमने दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या होता है, इंस्टीट्यूशन जो होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, जो सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा, सरकार के प्रशासन के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें कोई भी रिलीजियस वर्क जो है, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करना, उन सब चीज़ों पर प्रोहिबिशन होता है, ये सब नहीं हो सकता इन पे। इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट, जो इंस्टीट्यूट है वो चलाए तो सरकार के द्वारा जाएंगे, बट इस्टेब्लिश किए गए अंडर किसी ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, इस तरीके के जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें क्या है, जो आपके रिलीजियस थिंग्स होती हैं, इनको परमिशन होती है कि वो फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, जो स्थापना किसी ट्रस्ट के द्वारा या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के द्वारा की गई और रन किए जा रहे हैं स्टेट के द्वारा। और फिर फोर्थ आता है आपका रिकॉग्नाइज किए गए किसी सरकार के द्वारा। ठीक है, इसमें भी परमिशन होती है, वॉलंटरी परमिशन होती है। ठीक है, और फिर आपका जो आता है इंस्टीट्यूशन एडेड फ्रॉम द स्टेट, मतलब वो संस्थान जहाँ पर सरकार के द्वारा फंड दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है ना, कहते हैं सरकार के द्वारा इतने पैसे इस वित्तीय वर्ष में किसी संस्थान को दिए गए। ठीक है, तो उस तरीके के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको भी जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो अप करने की लिमिटेड परमिशन होती है। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आर्टिकल नंबर जो 29 है आपका, तो आर्टिकल 29 नंबर जो है वो क्या कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, जो माइनॉरिटीज़ हैं, है ना। तो देखिए जब आज़ाद हुआ था हमारा भारत, है ना, तो इसमें हिंदू जो कम्युनिटी थी, ठीक है, ये क्या थी, मेजॉरिटी में थी। बाकी जैसे मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन हैं, ये सभी लोग क्या है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। तो इनके जो इंटरेस्ट है, मतलब जो इनके भले के लिए चीज़ें हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस आर्टिकल को डाला गया, ताकि इनके साथ कोई भेदभाव ना हो, है ना। देखिए क्या होता है, जनरली क्या होता है, आपने जनरली देखा होगा कि कोई एक इलाका है या कम्युनिटी है, सोसाइटी है, तो वहाँ पर जिस फील्ड के या जिस एरिया के, वर्किंग एरिया के, या जिस रिलीजन के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वो तो डोमिनेट कर रहे हैं, बट जो अदर रिलीजन के एक दो लोग रह रहे हैं, तो वो क्या है, अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं ना। तो ऐसा ना हो, इस वजह से उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आर्टिकल नंबर 29 ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब देखिए इसके बेसिस में क्या कहा गया, नो सिटीजन शेल बी डिनाइड एडमिशन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, मेंटेन्ड बाय द स्टेट एंड रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेजेस, रेस, इन सब बेसिस पे। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, एडमिशन में, मतलब किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप मना नहीं कर सकते, किस बेसिस पे, इन सभी रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे। ठीक है, जिस इंस्टीट्यूट को जो है सरकार के द्वारा फंड किया जाता है या कुछ सरकार के द्वारा अनुदान मिलता है स्पेशली। ठीक है, और इसमें प्रोटेक्शन दिया गया किसको, बोथ रिलीजियस माइनॉरिटीज एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कौन सा हुआ, जो लैंग्वेज के बेसिस पे जो माइनॉरिटीज है, लैंग्वेज के बेसिस पे, है ना। कुछ माइनॉरिटीज ऐसी रही भाई जिनकी भाषाएं अलग हैं, छोटे से इलाके में रह गए आदिवासी लोग, है ना, तो उस टाइप के एक माइनॉरिटीज हो गई। कुछ रिलीजियन हो गई, जैसे आपका जैनिज्म, बुद्धिज्म, है ना, इस तरीके के लोग जो रहे आपके। ठीक है, तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल नंबर 29 आपका ऐड किया गया।
चलिए फिर देखते हैं हम आर्टिकल नंबर 30, है ना। तो आर्टिकल नंबर 30 जो है वो क्या कहता है, आर्टिकल 30 कहता है आपका कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, मतलब जो माइनॉरिटीज़ हैं आपकी, है ना, जो आपके मुस्लिम्स हैं, जैन्स हैं, सिख हैं, ये लोग क्या है, उनको अधिकार दिया गया कि भाई ये लोग अपना जो शिक्षक संस्थान है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो खुद का बना सकें, इस्टेब्लिश कर सकें, और उसका जो प्रशासन है वो खुद से भी चला सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, राइट टू माइनॉरिटीज़ को दिया गया, वेदर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, है ना, लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी और रिलीजियस बेसिस पे भी। ठीक है, उसके बाद क्या धीरे धीरे मतलब बने तो माइनॉरिटीज़ के लिए थे, उसके बाद क्या जनरल जो लोग हैं, आम जनता जो माइनॉरिटीज़ से बिलोंग नहीं करती, उनको भी धीरे धीरे एडमिशन मिलना शुरू हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, कंपनसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय द स्टेट फॉर द कंपलसरी एक्विजिशन of any property of the minority educational institute shall not restrict or abrogate the right to guarantee them। ठीक है, तो ये किया गया, और फिर इसमें अमेंडमेंट भी किए गए, इसमें जो 44th अमेंडमेंट है। ठीक है, हमें क्लास में पर्टिकुलरली जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स रहे हैं हमारे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसी जो अमेंडमेंट हुआ था 44th अमेंडमेंट आपका, इसी में जो आपका आर्टिकल नंबर 31 होगा, नेक्स्ट आर्टिकल आपका, है ना, उसको क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया था, जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था। ठीक है, फ्रॉम फंडामेंटल राइट से, और उसके बाद फिर इसे कहाँ डाल दिया गया, तो आर्टिकल नंबर 300A में एज अ लीगल राइट में डाल दिया गया इसे। ठीक है, तो ये जो आपका सेक्शन था कल्चरल और एजुकेशनल राइट, इसमें हमने आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 को देखा है। ठीक है, और 31 तो हमारा क्या हो गया है, कैंसल आउट हो गया है फंडामेंटल राइट से। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में। ठीक है, और उसी में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रिट्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, उस पर कई सारी पार्ट्स आते हैं, उसको हम डिटेल में उस क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।